जम्मू कश्मीर की राजनीति में कल से जबरदस्त हलचल है। कांग्रेस ने आज कह दिया कि हमारे कांधे पर चढ़कर आप सत्ता की सीढ़ी चढ़े हैं। कल की उमर अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना कांग्रेस के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया है कि कहीं आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला वापस उसी पाले में नजर तो नहीं आएंगे जहां वो साल 1999 से लेकर 2002 तक थे। यानी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में संबंध कहीं गहरे तो नहीं होने वाले। और जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम बातें रखी और बातें रखते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा कि कोई ऐसी बात न की जाए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार को लगे कि बागी तेवर है उमर अब्दुल्ला के। पक क्या रहा है? और इस पकने पकाने पर अगर कोई एक राजनेता सटीक बात कर सकता है तो उस राजनेता का नाम है रविंदर रैना, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और इस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर। रैना साहब, आपसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में कुर्बतें अब्दुल्ला परिवार के साथ किसी की नहीं। घनिष्ठ मित्रता आपकी उमर अब्दुल्ला के साथ बड़ी बार आपने खुद भी कहा। कल जो ये प्रेम प्रसंग हो रहा था, इसके पीछे क्या कहानी है और कब से चल रही है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब सोनमर्ग टनल, जिसको जेड मोड टनल कहा जाता है, उसका उद्घाटन करने कश्मीर के सोनमर्ग में पहुंचे तो सारी दुनिया ने वो नजारा देखा जब भयंकर बर्फबारी के बीच, बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब पहुंचे तो स्वाभाविक है, जो मोदी साहब ने पिछले 10-11 सालों में प्रधानमंत्री के नाते जो काम जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं, वो तारीफ तो मोदी साहब की बनती है। मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है। खुद जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि मोदी साहब ने दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम की हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द अगर किसी ने समझा। अच्छा, दिलों की दूरियां, जम्मू, ये कौन से दिल की दूरी है? ये आपके दिल की दूरी और उनके दिल की दूरी है? जम्मू कश्मीर की जनता को जो परेशानियां जो जनता ने झेली, उन परेशानियों से निजात दिलाने का काम अगर किसी ने पिछले 10-11 सालों में किया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। मोदी साहब ने हर कदम पर, हर मरहले पर, हर मोड़ पर, हर लम्हे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी और लोगों की बेहतरी के लिए काम किए। जम्मू कश्मीर ने 35-40 सालों में जो आतंकवाद की मार सही, उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। आज जम्मू रीजन हो, वादिये कश्मीर हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी है, डोगरा है, पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल है, कोई है, हर एक शख्स का भला अगर किसी ने किया है वो मोदी साहब है। क्योंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी सोनमर्ग के जेड मोड टनल का उद्घाटन करने आए तो सही कहा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब ने कि मोदी साहब की तारीफ तो बनती है और मोदी साहब जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में बसते हैं। जो काम मोदी साहब ने किया है, जो मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, आज आप देख रहे हैं कि। लेकिन रविंद्र रैना जी, आप तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। ये बताएं कि पीडीपी आरोप ये लगा रही है कि कश्मीर के लोगों की और दिल्ली की दूरियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि पीडीपी, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नेताओं की दिलों की दूरियां कम हुई हैं और अब ये पक्के रिश्ते में बदलने वाली हैं। ये आरोप लग रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अगर उनको रिसीव करने गए, अगर उनका वालहाना इस्तकबाल किया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और उनकी सरकार बनी है।
अब उनके चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो जब कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके कंधों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। और अगर कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस्तकबाल करना होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कल बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी साहिबा जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है वो उनका इस्तकबाल करेंगी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब केरल में जाते हैं तो केरल के चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, या तेलंगाना में जाते उमर अब्दुल्ला पर आरोप ये लग रहा है कि आप तारीफ करते तो बात बनती, उन्होंने कहा आप तारीफ में बहुत ज्यादा आगे निकल गए, और कई तो उनके ऊपर ये आरोप भी लगा रहे हैं, हालांकि अभद्र शब्द है, इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, पर राजनीति में लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूर हूं। उन्होंने कहा है, मुझे कहना पूछना पड़ेगा, उन्होंने कहा जी आप तो लग रहा था कि चापलूसी बेइंतहा कर रहे थे। ये तो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कंधों पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर की मैं कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि वो उनका इस्तकबाल करें, और उन्होंने किया। आज भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की सारी एडमिनिस्ट्रेशन आती है। आज भी यूटी के नाते होम मिनिस्टर साहब, मरकजी जो हमारे वजीर हैं, उनके डायरेक्ट निगरानी में सारा कामकाज यहाँ चलता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मरकजी हुकूमत के और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं तो कैसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां नहीं होते? इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां उसका इनॉग्रेशन किया गया, 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसके साथ साथ बहुत सारे और बड़े प्रोजेक्टों का जिक्र नितिन गडकरी साहब ने किया। एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, और जो रेलवेज की कनेक्टिविटी अब दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक होने वाली है, ये काम कैसे होगा? सब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब अपना भाषण दिया, भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि आज मौसम इतना खराब है, लेकिन आप जब आए हैं तो आपके आते ही आसमान से तमाम बादल छट गए और बिल्कुल आसमान साफ है। तो लोग उसको इस तरीके से ले रहे हैं कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप आए हैं, हमारी परेशानियां दूर हो गई, हमें यकीन है, हम आश्वस्त हैं कि हम और आप साथ साथ चलेंगे। अगर आप इसके पॉलिटिकल मायने निकालोगे इस बयान के कि प्राइम मिनिस्टर साहब के आने पर मुसीबत के बादल छटते हैं, तो अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मोहब्बत है। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम, जब हम अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मोहब्बत है या नहीं, जब हमारे मुल्क की बात हम करते हैं तो हमारे मुल्क में 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। ठीक। जब सियासत की बात होगी, सियासत की जब गहमा गहमी होगी, तो फिर मैं अखाड़ा सियासत का जब आएगा तो वो उस अखाड़े में देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन एक मुल्क के शहरी होने के नाते हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, 140 करोड़ हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, एक फैमिली हैं। तो अगर वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब का वालहाना इस्तकबाल किया है और मोदी साहब की तारीफ अगर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब ने की है, वो तारीफ बनती है। आज जो जम्मू कश्मीर की शानदार डेवलपमेंट, कोई अलायंस बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में नहीं होगा। यहाँ कहाँ अलायंस की बात करते हो? जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवे, अलायंस होगा या नहीं, अलायंस की संभावना है या नहीं है? कहाँ अलायंस? प्राइम मिनिस्टर साहब का एक टूर हुआ, एक बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हुई, तो लोग चल पड़े हैं इसको अलग नुक्ते नजर से देखने के लिए। मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का काम है यहाँ के लोगों की बेहतरी। लेकिन मुझे किसी ने, मुझे जानकार सूत्रों ने ये कहा कि आपके जरिए भी, आपसे भी संपर्क नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के बड़े जिम्मेदार लोगों ने किया है, और मोडालिटीज तय हो रही हैं कि किन मोडालिटीज के बिना पर हम एक साथ आ सकते हैं। ये जनता में चर्चा है, हो सकता है अफवाह हो। नहीं, ये सब अफवाहें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, कहीं सुनी बातें हैं। मुझे लगता है
कि इन बातों के आगे जो सवालिया निशान लगते हैं ये खत्म करके जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? Are you outrightly denying that there is no possibility of alliance between National Conference and BJP? क्या आप बिल्कुल outrightly कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा कभी alliance? देखिए, अब उनकी अपनी सरकार है, उनको अलायंस करने की क्या जरूरत है? ठीक, उनकी अपनी सरकार है और मुझे लगता है कि क्योंकि आरोप ये लग रहा है ना कि आपकी सरकार तो जरूर है लेकिन इस सरकार में 8 जिलों की नुमाइंदगी नहीं है। आरोप ये भी लग रहा है कि जनाब अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं वो इनका बनाएंगे काम है। तो आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। कौन कौन इस सरकार में मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर नहीं है? पर आप मानते हैं 8 जिलों की नुमाइंदगी नहीं है? मेरी बात सुनिए ना, इस सरकार में किस डिस्ट्रिक्ट का कौन मिनिस्टर है, कौन पॉलिटिकल स्टालवर्ट मिनिस्टर है या नहीं है, वो सरकार ने देखना है। जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो उनकी पार्टी है, उसने देखना, ये हमने नहीं देखना। हमारा ये मानना है, बीजेपी बीइंग द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, हमने हमेशा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा किया है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी, सरकार अगर लोगों की बेहतरी के लिए कोई अच्छा काम करेगी तो बीजेपी की सपोर्ट होगी। और अगर यही सरकार कुछ गलत काम करती है, कुछ अवाम के खिलाफ फैसले करती है और मुल्क की बेहतरी के बजाय कुछ और फैसले लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त अपोजिशन का भी उनको सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की है। अब बात रही कि उनके ऊपर कांग्रेस ने क्या तनकीद की है, दूसरे ने क्या की है। कांग्रेस तो कह रही है कि आप हमारे कांधे पे चढ़ के सरकार में आ गए। सबको लग रहा है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जब उमर अब्दुल्ला के दरवाजे के बाहर पहुंचे तो उन्होंने जरूर रिजर्वेशन के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जो समझने वाले राजनीतिक लोग हैं उन्होंने कहा जी ये प्रोटेस्ट इसलिए था, उमर अब्दुल्ला को ये कहना था हमें लग रहा है कि तुम बीजेपी की तरफ चले जाओगे, अगर तुम गए तो हम बगावत करेंगे। तो क्या इस डर से चीजें रुकी हुई हैं या आप आश्वस्त हैं कि अगर कोई गया भी आया भी अलायंस तब भी हो सकता है? देखिए, अब आगा सईद रूहुल्लाह साहब जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, वो क्यों इस प्रकार से उनके खिलाफ खुद उन्होंने बंदूकें, उनको आपसे परेशानी है, वो कहते हैं बीजेपी के साथ अलायंस करना ही नहीं है। बात सुनिए, आगा सईद रूहुल्लाह साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में क्या तनातनी है इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं बीजेपी के साथ हमने नहीं जाना, उनकी अपनी जमात है ना जनाब। वो कहते हैं बीजेपी के साथ नहीं जाना। मैंने कहा, मैं फिर कहता हूं, ये आगा सईद रूहुल्लाह साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का आपसी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उनकी तंजीम का मामला है कि वो आप जुड़ा हुआ तो आपसे है ना। वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, मैं नहीं जाने दूंगा। हमने कोई किसी को पकड़ा है क्या? हो सकता है पकड़ लें। नहीं, कल आपने काफी पकड़ा था। नहीं, ये तो खाली सियासी एक मैं कहूंगा बयानबाजी है और सियासी इश्तियाल अंगेजी है। ये नहीं होनी चाहिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। अब दूसरे के जिस मोहब्बत के साथ उमर अब्दुल्ला भाषण दे रहे थे और जितने प्यार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे, उनकी हर बात पे वो अपना सर जो है हिला रहे थे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने पहली बार अपने ट्विटर के ऊपर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जो केंद्र में मंत्री हैं पीएमओ के, उनके साथ ट्विटर पर अपनी फोटो डाली। तो वो तो प्रेम प्रसंग बता रहा है ना। इसमें क्या बुराई है? मेरी बात सुनिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी साहिबा अगर उनका वालहाना इस्तकबाल करती है और बाद में उनके फोटोज ट्वीट होते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, ठीक है, हमारी सियासत, कल तक आप एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, पूरे चुनाव में आप क्या कहते हैं गदा लेकर एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे, और अब आप जो है प्रेम प्रसंग में आ जाए और आप माने भी नहीं। नहीं जनाब, ऐसी बात ये नहीं। तो माने कि प्रेम है आपका। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है, प्रेम की शुरुआत ऐसी पर्दे के पीछे होती है, फिर पर्दे के सामने आता है। नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आता है, आप डिनाई तो करें चीफ मिनिस्टर साहब का क्या ये तो आप कहें कभी आप कहें किसी सूरत हमारा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हुआ, ये कह दें आप। जनाब, हमारी अपनी सरकार है, मरकजी सरकार है, जम्मू कश्मीर में हम अपोजिशन में हैं, सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की है। कह रहे कि हम करेंगे ही नहीं अलायंस। आप क्या ये इस समय किस झंझट में पड़ गए हैं आप? मैं आपको इतनी गुजारिश करता हूं, आप एक, अच्छा, आपकी दोस्ती है उमर अब्दुल्ला के साथ? दोस्ती तो मेरी आपके साथ भी बहुत है। नहीं, मेरे साथ तो है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ है या नहीं? मेरी किसके साथ दोस्ती नहीं है ये बताओ? वो तो है, लेकिन नहीं, अभी है उमर अब्दुल्ला के साथ। देखिए, मेरी बात, अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आपने उनको बधाई दी सरकार बनाने के बाद? पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज।
हम कोई एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी होते हैं जनाब के सियासत में चुनाव लड़ा और बाद में बंदूकें अच्छा, उमर लेके अब्दुल्ला से हमला लास्ट टाइम कब बात हुई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से? हमारी बात होती रहती, बात होती उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है। मुझे याद है जब AK एंटनी साहब एक दौर में देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, तो चूंकि मैं डिफेंस से जुड़े हुए जो बड़े थिंक टैंक्स हैं, कभी कभी उनके साथ मुझे बैठने का मौका लगता था, तो बहुत बार उस दौर में AK एंटनी साहब से मेरी मुलाकात होती थी। जब श्री प्रणब मुखर्जी साहब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में देश के हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उस वक्त भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती थी। ये मुलाकातों का दौर चलते रहना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। क्या पता किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए जनाब, खुश मिजाजी से आपने कहा जियो। फासले कम करो, ये आप इशारा कर रहे हैं किसी और? नहीं, मैं तो पब्लिक डोमेन की बात करता हूं जनाब। मैं कहता हूं अच्छा, राजनीतिक आदमी हो क्या पब्लिक डोमेन की बात कर रहे हैं, और हम ये भी ना माने कि आप फासले कम कर चुके हैं और अब तो फासले कम ही रहने चाहिए ना, दूरी क्यों बना के रखना। आप भी हिंदुस्तानी, हम भी अच्छा, हिंदुस्तानी। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, सरकार बनने के बाद या सरकार बनने से पहले? देखिए, स्टेटहुड आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, यकीनन मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, और अप्रोप्रिएट टाइम में मिलेगा। जम्मू कश्मीर ने बड़े जुल्म और सितम देखे हैं पिछले 35-40 सालों में जनाब। लोगों को बड़े गहरे जख्म पिछले 35-40 सालों में इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने दिए। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और इस सेंसिटिव इशू को बहुत संजीदगी के साथ, प्रॉपर डिस्कशन और डिबेट के बाद, आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छे माहौल में, अच्छे बातचीत से ये सारी चीजें हल हो जाएंगी। इस पर कोई जल्दबाजी या इस पर कोई तूफान खड़ा नहीं करना चाहिए, इस पर कोई बवंडर नहीं खड़ा करना चाहिए। अंत में आपसे बड़ा एक गंभीर सवाल, जम्मू कश्मीर को हर साल 10,000 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसमें से हमारा रेवेन्यू खुद का शेयर 4,000 करोड़ है। 6,000 करोड़ की बिजली हम लोगों को मुफ्त बांट रहे हैं। 12 सिलेंडर उमर अब्दुल्ला को देने हैं, लेकिन उसके लिए भी केंद्र की मदद चाहिए। आप होम डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी आपका एजेंडा है, आपने कहा PSA को रिवोक करेंगे, जेल से कैदियों को छुड़वाएंगे, बच्चों की परेशानियां हैं, PSI के बच्चे बेचारे मामूली सी एज रिलैक्सेशन के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रही। तो क्या आपको एज ए संजीदा, एज ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये अछूत हैं, इनके साथ हमको मिलना नहीं, इनके साथ हमने हाथ नहीं मिलाना, फलाने के साथ हमने हाथ नहीं मिलाना, ये पार्टी के साथ हम जाएंगे नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि इस माइंडसेट को छोड़कर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए उन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को आप साथ आ जाना चाहिए, जिन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आने के बाद स्टेटहुड वापस आ सकता है और ये सारी छोटी छोटी परेशानियां मिनटों सेकंडों में हल हो सकती हैं? जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, अब 3 महीने हो चुके हैं, अब लोग इंतजार कर रहे हैं। पर वो आपके बगैर तो मुमकिन नहीं, वो उनकी फैसले हैं। वो उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो आवाम से वादे किए, चूंकि अब 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो आवाम बेसब्री से इंतजार कर रही है जो इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं। जो 12 सिलेंडर फ्री देने की बात जिसका आपने जिक्र किया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, बेचारे PSI के बच्चे वो और इसके अलावा राशन को डबल करने की बात थी। जो लेडीज हैं गरीब घरों की, उनको 3,000 रुपया महीने का देने की बात उन्होंने की थी। और इस तरीके से हर साल 1 लाख रोजगार और 5 सालों में 5 लाख रोजगार, इस प्रकार के बड़े ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। अब लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने वादों को पूरा करेंगे, और यकीनन अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो उनको जो है वो आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रही बात बीजेपी की, हम देश के अंदर हमारी सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। हम विपक्ष की भूमिका में हैं, और अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार को अच्छे काम की सपोर्ट मिलेगी, और अगर
आवाम की चाहतों के खिलाफ काम हुए और अगर इस प्रकार के फैसले लिए गए जिससे आवाम की तकलीफें और परेशानियां बढ़ती हैं तो बीजेपी की ज़बरदस्त मुखालफत होगी सरकार की, क्योंकि बीजेपी आवाम के साथ खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो, हम चाहते हैं गरीबों का, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों का भला हो। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हो। मरकज़ी हुकूमत के तहत जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हों। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ़ें दूर हों, फिर वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू रीजन के हैं, हमारे डोगरा भाई हैं या कश्मीरी हैं, सबका भला होना चाहिए। और मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मिशन के साथ हम काम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो सरकार है इनको भी जो है लोगों की बेहतरी किस तरीके से अच्छी हो सकती है इसको प्लान करना है। अब सियासत नहीं करनी है, अब लोगों की बेहतरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना बातों बातों में बहुत कुछ कह गए, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आप इधर की बात करें, आप उधर की बात करें, इसकी शुरुआत कहीं से हो तो गई है।